प्रिय विद्यार्थियों, नीट की तैयारी करने वाले समस्त जो स्टूडेंट्स हैं, जो भविष्य के डॉक्टर्स हैं, उनको एचआर सर नीट बायोलॉजी की ओर से शुभकामनाएं। और हम आप लोगों के लिए निरंतर प्रयासरत हैं कि आप लोगों को लक्ष्य हासिल हो। और प्रथम लक्ष्य तो यह है कि आप लोगों को 12th बायोलॉजी की जो क्लास है वह अच्छी तरह से समझ में आए और आप को अच्छे अंक अर्जित करें। इसी मनोकामना के साथ हमारा जो आज का टॉपिक हमें शुरू करेंगे वह है, एक बात आप ध्यान रखेंगे, विजातीय डीएनए का ग्राही कोशिका में भविष्य। क्या टॉपिक है आज का? एक तो विजातीय डीएनए खंड का ग्राही कोशिका में भविष्य, या ग्राही कोशिका अपनी कहेंगे, ग्राही कोशिका या फिर परपोषी जीव, आप इसको ध्यान में रखेंगे, परपोषी जीव या फिर अन्य जीव भी आप लिख सकते हैं। अन्य जीव जो है उसमें क्या भविष्य है? खंड का भविष्य किसमें? ग्राही कोशिका, परपोषी जीव या अन्य जीव में। आप ध्यान में रखेंगे, पहले शब्द क्या बता रहा हूं मैं? विजातीय डीएनए खंड। विजातीय डीएनए खंड क्या है? वांछित जीन भी इसको अपन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वांछित जीन। जिनको वांछित जीन भी कह सकते हैं, जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो सकता है या मनुष्य इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, इसको जोड़ेगा किसी दूसरे में। ठीक है, वांछित जीन। तो विजातीय डीएनए खंड का भविष्य क्या है? तो दो संभावनाएं हैं। मतलब जब ये किसी दूसरी कोशिका में जाएगा तो दो इसके सामने अल्टरनेट होते हैं कि दो संभावनाएं बनती हैं। या तो वह स्वतंत्र रहे, या तो क्या करे भाई, किसी कोशिका में जाए तो या तो वह स्वतंत्र रहे या फिर किसी गुणसूत्र से जुड़ जाए। ध्यान से सुनना, गुणसूत्र से जुड़ जाए। अब दोनों में क्या होगा, क्या भविष्य होगा कि जब वह स्वतंत्र रहता है, स्वतंत्र रूप से, ये कोशिका है, कोई मान लो अपन ने ई कोलाई में प्रवेश करवा दिया, ये जीवाणु है, इसका ये डीएनए है और इसमें ये स्वतंत्र रूप से डीएनए आ गया। क्या आ गया? स्वतंत्र रूप से डीएनए। इसमें अपन ने जो विजातीय डीएनए, यह क्या प्रवेश करवा दिया अपन ने? विजातीय डीएनए। ये विजातीय डीएनए है, विजातीय डीएनए यह इस कोशिका में प्रवेश करवा दिया तो क्या संभावना होगी कि यह अपना रेप्लिकेशन या प्रतिकृति नहीं कर पाएगा। एक संभावना तो है, रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा यह डीएनए। इसका डीएनए खंड का, विजातीय डीएनए खंड का किसी कोशिका में रेप्लिकेशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। दूसरी बात क्या है, अगर रेप्लिकेशन नहीं होगा इस डीएनए का तो इसको, इसकी एंटीबॉडी जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं जो हैं, इसको क्या कर देंगी? नष्ट कर देंगी, यानी कि नष्ट हो जाएगा। दो संभावनाएं होगी कि एक तो क्या हो जाएगा कि स्वतंत्र अगर रहेगा, स्वतंत्र रूप से कोशिका में प्रवेश करेगा और किसी गुणसूत्र से नहीं जुड़ेगा तो वह अपनी प्रतिकृति नहीं कर पाएगा और वह नष्ट हो जाएगा। और जब वह गुणसूत्र से जुड़ जाएगा तो क्या करेगा? वह अपनी गुणसूत्र से जुड़ जाएगा, तब यह रेप्लिकेशन कर पाएगा। रेप्लिकेशन, प्रतिकृति तभी होगी, रेप्लिकेशन कर पाएगा यह डीएनए। ठीक है, रेप्लिकेशन कर पाएगा और फिर अगली पीढ़ी में जाएगा। अगली पीढ़ी यानी कि प्रोजेनी में यह प्रवेश करेगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को सिर्फ वही बातें बता रहा हूं फिलहाल की कंडीशन में जो एनसीईआरटी की या सीबीएसई की 12th की बायोलॉजी की बुक में है, उन्हीं को मैं सरलतम भाषा में समझा रहा हूं। और इसके अलावा मैं अगर इससे आपकी 12th बायोलॉजी नहीं लिख कर, सिर्फ इसके अलावा मैं बायोटेक्नोलॉजी के कुछ टर्मिनोलॉजी डालूंगा, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट अपनी क्लास में डालूंगा, लेकिन वो अलग से। अब हम चर्चा इसी की कर रहे हैं, ज्यादा खिचड़ी में नहीं पका रहा हूं, इसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो दो ये भविष्य हो गया, वांछित जीन का भविष्य दो प्रकार से हो गया। एक तो अगर विजातीय डीएनए किसी ग्राही कोशिका में या किसी दूसरे जीव में प्रवेश करके वह स्वतंत्र रहता है तो उसका रेप्लिकेशन नहीं होगा और वह नष्ट हो जाएगा। या फिर दूसरी संभावना क्या है, अगर वह गुणसूत्र से जुड़ जाता है, यदि वह गुणसूत्र से जुड़ जाता है, इसके जीवाणु जो है, इसमें अपने ई कोलाई में प्रवेश करवा दिया, इसी आनुवंशिक पदार्थ से एक और ये खंड जुड़ गया, ये ध्यान रखना। इससे कौन सा जुड़ गया? ये विजातीय डीएनए जुड़ गया है। ठीक है, ये अपना विजातीय डीएनए है। तो क्या कर पाएगा? रेप्लिकेशन भी इसका हो जाएगा और अगली पीढ़ी में भी ये जाएगा, प्रोजेनी अगली पीढ़ी में भी जाएगा। ठीक है,
ठीक है, और जीन क्लोनिंग कर पाएगा, अपनी प्रतिकृति बना पाएगा। ठीक है, तो कैसे? अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब अकेला ये भी तो डीएनए है और ये भी डीएनए, गुणसूत्र में भी डीएनए के बने होते हैं और ये भी डीएनए ही है, लेकिन विजातीय डीएनए तो प्रतिकृति नहीं कर पाता है और गुणसूत्र प्रतिकृति कर पाता है। क्या कारण है? ठीक है, समझिए इस बात को। दोबारा मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, क्या बातें हैं। देखिए, दो शब्द लिखे हैं मैंने, एक तो विजातीय डीएनए, विजातीय डीएनए खंड, यानी कि गुणसूत्र का खंड है, कोई टुकड़ा है, यानी कि अब इसको आप समझने के हिसाब से गुणसूत्र का टुकड़ा कह सकते हैं, गुणसूत्र का टुकड़ा। और दूसरा है संपूर्ण गुणसूत्र। दूसरी बात क्या है? संपूर्ण गुणसूत्र है। जब अपने को समझना है पूरा, किसी भी, जैसे मान लो इकोलाई जीवाणु, उसका पूरा गुणसूत्र है, और एक सामने है विजातीय खंड या गुणसूत्र का टुकड़ा, या फिर एक और शब्द इसको अपन कह सकते हैं वांछित जीन। क्या कह सकते हैं? वांछित जीन। अब अपन ने दो बातें देखी कि दोनों एक कोशिका में है, दोनों एक कोशिका में है। ये हो गया, ये कोशिका है, इसमें ये संपूर्ण गुणसूत्र है और ये गुणसूत्र खंड है। ये क्या है? विजातीय डीएनए खंड है। दोनों इसी कोशिका में है, लेकिन ये दूसरी कोशिका का है, ये इसकी खुद की कोशिका का है। ये पूरा गुणसूत्र है और ये इस गुणसूत्र का टुकड़ा है। अब ये प्रतिकृति नहीं कर पाता। इससे का क्या खास बात है? यह प्रतिकृति नहीं कर पाता। अगर स्वतंत्र प्रतिकृति नहीं कर पाता है, प्रतिकृति को आप इंग्लिश मीडियम वाले भी सुन लें कि रेप्लिकेशन नहीं कर पाता है, यह रेप्लिकेशन नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? और ये संपूर्ण पूरा गुणसूत्र जो है उसका, इसमें रेप्लिकेशन होता है। ये खुद रेप्लिकेशन करते ही हैं। सब में जो डीएनए है वह अपनी प्रतिकृति करने की उसमें क्षमता होती है, और डीएनए की प्रतिकृति क्या होती है? अर्ध संरक्षित होती है। मैंने आपको बताया सेमी कंजर्वेटिव होती है। तो क्यों होती है? ऐसा क्यों है? मैं ये समझा रहा हूं ऐसा क्यों है कि विजातीय डीएनए खंड का जो या गुणसूत्र का टुकड़ा है या वांछित जीन है वह प्रतिकृति नहीं कर पाता है, लेकिन संपूर्ण गुणसूत्र जो है वह प्रतिकृति कर पाता है। क्या कारण है? तो मैं इस चीज को आप लोगों से स्पष्ट करेंगे कि यह इससे जुड़ेगा तभी प्रतिकृति करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कोई भी गुणसूत्र जो होता है उसमें डीएनए की जो नाइट्रोजनी क्षारक है उनका विशिष्ट अनुक्रम पाया जाता है। मैं कह रहा हूं कि क्या बात बोल रहा हूं मैं कि एक गुणसूत्र में क्या लिखेंगे? एक गुणसूत्र में, एक गुणसूत्र में डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों का एक विशिष्ट अनुक्रम पाया जाता है। ठीक है, एक गुणसूत्र में डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों का विशिष्ट अनुक्रम, नाइट्रोजनी क्षारकों का विशिष्ट अनुक्रम पाया जाता है। विशिष्ट अनुक्रम, इसका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, जो नाइट्रोजन बेसेस है डीएनए के क्षारकों के या डीएनए का एक विशिष्ट अनुक्रम पाया जाता है, एक विशिष्ट सीक्वेंस पाई जाती है, डीएनए की विशिष्ट सीक्वेंस पाई जाती है, जिसको कहते हैं, जिसको प्रतिकृति की उत्पत्ति। ठीक है, क्या कहेंगे? प्रतिकृति की उत्पत्ति कहते हैं। विशिष्ट अनुक्रम, डीएनए की नाइट्रोजन क्षारकों का या डीएनए का विशिष्ट अनुक्रम पाया जाता है, जिसको प्रतिकृति की उत्पत्ति कहते हैं या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसे प्रतिकृति की उत्पत्ति प्रतिकृति की उत्पत्ति कहते हैं या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। अगर किसी, अब इस विशिष्ट अनुक्रम के कारण ही यह गुणसूत्र प्रतिकृति कर पाएगा। अगर इस गुणसूत्र में से भी इन विशिष्ट क्षारकों के अनुक्रम को काट के अलग कर देंगे तो यह गुणसूत्र भी प्रतिकृति नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दो बातें हो गई। एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपने रीड किया, क्या रीड किया? दूसरी भाषा में, दूसरे सरलतम भाषा में और बता देता हूं, आपने क्या रीड किया? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? ओआरआई भी कहते हैं इसको। कैसे?
ORI। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है कि कोई भी गुणसूत्र जो होता है उसमें तभी रेप्लिकेशन होगा, क्योंकि वह गुणसूत्र तभी प्रतिकृति कर पाएगा अगर उसमें डीएनए की उन विशिष्ट क्षारकों का एक विशिष्ट क्रम है जो कि प्रतिकृति के लिए उत्तरदायी तो है। अगर यह क्षारकों का विशिष्ट क्रम नहीं हो तो जो वह गुणसूत्र या डीएनए प्रतिकृति नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन गुणसूत्रों में होना जरूरी है। क्या है ये, डीएनए का विशिष्ट अनुक्रम है या नाइट्रोजनी क्षारकों का विशिष्ट अनुक्रम है। ठीक है, आगे बात समझ में। इसी कारण से क्या होगा, वह गुणसूत्र जो है रेप्लिकेशन उसमें हो पाएगा। और जो डीएनए विजातीय डीएनए खंड है उनमें डीएनए की नाइट्रोजनी क्षारकों का वह विशिष्ट अनुक्रम नहीं पाया जाता। मतलब आप लोगों से पूछ ले कोई कि विजातीय डीएनए जो होता है वह प्रतिकृति नहीं कर पाता है। क्यों, विजातीय डीएनए प्रतिकृति नहीं कर पाता है, प्रतिकृति नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता भाई, क्योंकि इसमें ORI नहीं होता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि ORI नहीं होता है। किसमें नहीं होता है ORI, विजातीय डीएनए खंड में, विजातीय डीएनए खंड में। यह है नीट के लिए इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के सामने निकल करके आई है। क्या कि विजातीय डीएनए खंड परपोषी ग्राही कोशिका में जब स्वतंत्र रहता है तो वह अपनी प्रतिकृति नहीं कर पाता है स्वयं। क्यों, वाई, व्हाट इज द रीजन, तो आप बताएंगे रीजन सिंपल सा है भाई कि अगर रेप्लिकेशन तभी होगा जब उसमें विशिष्ट डीएनए का विशिष्ट अनुक्रम होगा या नाइट्रोजनी क्षारकों का विशिष्ट अनुक्रम होगा जो कि रेप्लिकेशन के लिए उत्तरदायी है। अगर वह विशिष्ट अनुक्रम नहीं होगा ना, तब क्या होगा, रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। जैसे अगर आप लोगों के बायोलॉजी स्कूल में या फिर इंस्टीट्यूट में बायोलॉजी का टीचर नहीं है तो बायोलॉजी फिजिक्स वाला नहीं पढ़ा पाएगा, चाहे वो फिजिक्स में कितना ही इंटेलिजेंट हो, लेकिन बायोलॉजी नहीं पढ़ा पाएगा। क्यों, क्योंकि वो टीचर ही नहीं है। इसी प्रकार इसमें क्या है कि वह सीक्वेंस नहीं है, डीएनए के क्षारकों का विशिष्ट अनुक्रम नहीं है या ORI नहीं है, उसमें ORI इसमें नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ये नहीं पाया जाता है इसलिए रेप्लिकेशन नहीं कर पाता है, रेप्लिकेशन नहीं कर पाता है। आगे बात समझ में। तो एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आप लोगों ने पढ़ा, जो विजातीय डीएनए खंड में तो नहीं पाया जाता लेकिन संपूर्ण गुणसूत्र में पाया जाता है। और देखिए नेक्स्ट, एक और देखिए। अब विजातीय डीएनए खंड की प्रतिकृति होना आवश्यक है भाई। अगर ये प्रतिकृति नहीं करेगा, अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा, तो अपन जीन क्लोनिंग कैसे कर पाएंगे और इसे उत्पाद कैसे बना पाएंगे। तो अब यह उस गुणसूत्र से कैसे जुड़ा होता है। ठीक है, तो जो भी गुणसूत्र जो होता है, जो विजातीय खंड है, विजातीय डीएनए खंड, विजातीय डीएनए खंड या जीन, वांछित जीन, यह किसी गुणसूत्र से अगर जुड़ेगा, गुणसूत्र से जुड़ेगा, तो गुणसूत्र से जुड़ने के लिए इसमें एक विशेष सीक्वेंस और पाया जाएगा जिसको क्या कहते हैं, रूट ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, प्रतिकृति की मूल। यह प्रतिकृति की मूल इसमें पाई जाती है, किसमें, विजातीय डीएनए खंड में। और प्रतिकृति की मूल से, प्रतिकृति की मूल से ये किससे जुड़ा होता है, गुणसूत्र से जुड़ा होता है। प्रतिकृति की मूल से यह किससे जुड़ा होता है, गुणसूत्र से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, गुणसूत्र से जुड़ा होता है। रूट ऑफ रेप्लिकेशन, दो बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। पहली बात तो ये कि नीट के लिए दो तीन महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से निकल करके आए हैं कि विजातीय डीएनए खंड स्वतंत्र रूप से किसी परपोषी कोशिका में अपनी प्रतिकृति नहीं बना पाता है, क्या कारण है। तो आप क्या बताएंगे, कारण सिर्फ एक है सर, कौन सा भाई, कि उसमें ORI नहीं पाया जाता है। ORI से मतलब क्या है सर, पूछ लें तो आप बताना कि भाई ORI का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, तो आपसे पूछेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है वह डीएनए का विशिष्ट अनुक्रम होता है।
या फिर नाइट्रोजनी क्षारकों का विशिष्ट अनुक्रम होता है जो किसी गुणसूत्र में पाया जाता है। अगर किसी गुणसूत्र में यह डीएनए का विशिष्ट अनुक्रम नहीं पाया जाए या नाइट्रोजनी क्षारकों का विशिष्ट अनुक्रम नहीं पाया जाए तो वह गुणसूत्र रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी कि किसी गुणसूत्र की प्रतिकृति तभी होगी जब उसमें डीएनए के विशिष्ट क्षारकों का अनुक्रम पाया जाए या नाइट्रोजनी क्षारकों का विशिष्ट अनुक्रम पाया जाए, तभी वह प्रतिकृति कर पाएगा, अन्यथा नहीं। और जो विजातीय डीएनए खंड, अपन छोटा सा खंड लेते हैं, उसमें यह ओआरआई नहीं पाया जाता है, यानी कि डीएनए की विशिष्ट क्षारकों का अनुक्रम नहीं पाया जाता है, इसलिए स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति नहीं कर पाता है। तो अब क्या हो भाई, तो इसको क्या करना पड़ेगा भाई, इस डीएनए खंड को इसे जो परपोषी कोशिका का जो डीएनए उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ जोड़ेंगे तो भी इसको भी ऑर्डर दे देगा भाई। चलो समझ गए। जैसे ये बात होगी कि विजातीय डीएनए खंड में जो है उसमें पेट्रोल खत्म हो गया है और किसी दूसरे पेट्रोल वाली गाड़ी से दूसरी गाड़ी में जिसमें पेट्रोल हो उसी से इसको पकड़ करके जोड़ करके ले जाना पड़ेगा। ठीक है, जब इसको पकड़ करके जोड़ देंगे तब तो ये चला जाएगा, वरना नहीं जाएगा। अब वह जिससे जोड़ा है उस गाड़ी में भी पेट्रोल होना चाहिए नहीं, तो जो पेट्रोल है वह क्या है, ओआरआई है। वह क्या है, ओआरआई है। मतलब प्रतिलिपि इस विजातीय डीएनए खंड भी तभी प्रतिलिपि करेगा जब इस गुणसूत्र में भी क्या होगा, ओआरआई होगा। एक बात तो आपने ये समझी। दूसरी बात क्या समझी कि यह विजातीय डीएनए खंड गुणसूत्र से जुड़ेगा कैसे, कोई जेवड़ी तो चाहिए, कोई रस्सी तो चाहिए, किससे जुड़ेगा, समझ रहे हो ना बात को, किससे जोड़े भाई इसको। तो इसको जोड़ने के लिए इस विजातीय डीएनए खंड जो है किससे जुड़ता है, तो आप बताएंगे रूट ऑफ रेप्लिकेशन से, प्रतिकृति की मूल से यह गुणसूत्र से जुड़ा होता है। विजातीय डीएनए खंड गुणसूत्र से किसके द्वारा जुड़ा होता है। प्रश्न क्या हो गया कि विजातीय डीएनए खंड गुणसूत्र से, ग्राही गुणसूत्र से या जीव के किसी दूसरे जीव के गुणसूत्र से कौन सी संरचना द्वारा जुड़ा होता है, किसके द्वारा जुड़ा होता है, कौन सी संरचना द्वारा जुड़ा होता है, तो प्रतिकृति की मूल के द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है, प्रतिकृति की मूल के द्वारा जुड़ा होता है। तो ये तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे बेटा, आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। और अगली क्लास में आप लोगों के लिए एक टॉपिक और लेके आएंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो आप देखते रहिए बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, थैंक यू।